Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिव शक्ति स्टडी माइंड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश ग्रामर। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। उसमें भी आज हम ट्रांसलेशन में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें, अगर उसके सेंटेंस आ जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोनेगेटिव हो, कैसे उनका ट्रांसलेशन करेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, साथ ही साथ इसका हमारे ट्रांसलेशन और दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम बहुत ही साधारण, सहज और सरल भाषा का प्रयोग करेंगे जो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। यह वीडियो हमारे उन सभी विद्यार्थी भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश पढ़ने में और समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। साथ ही साथ वो जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर पूरा लास्ट तक देखें। आपको ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यह वीडियो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे भाई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए भी हमें टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश होती है, इंडियन इंग्लिश, वो व्याकरण के रूप से बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित होती है। हम जब भी बोलते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से लगभग 100% सही वाक्य बोलने का प्रयास करते हैं। तो बिना देर के हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कैसे करें। अगर आपके सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसमें हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है तब कैसे पहचान करेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस टेंस में जो कार्य होता है वो भूतकाल में होना पाया जाता है। मतलब जो आपका काम है वो भूतकाल में रहेगा, भविष्य में कुछ उससे मतलब नहीं होगा, भूतकाल में काम हुआ होता रहेगा। जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो को। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या था कि काम हमारा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, टाइम नहीं दिया कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कुछ नहीं, बस प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है कि पास्ट में यानी भूतकाल में काम हमारा हो रहा है, हमको ये नहीं पता है कि कब खत्म होगा या कब चालू हुआ था, बस जब हमने देखा तो काम हो रहा है। ठीक, और इसके साथ साथ इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, भूतकाल में काम का होना पाया जाता है और इसमें समय नहीं दिया होता, ये टाइम नहीं दिया रहेगा कि आपको कब से हो रहा है या कब तक होगा कब खत्म होगा, कुछ नहीं, बस भूतकाल में काम होता रहेगा। अब आइए हिंदी में जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसकी पहचान करने के लिए इसकी जो वाक्य लिखे होंगे हिंदी में, उसके क्रिया के अंत में आ, या, ई, ये, यी, था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे अथवा सका शब्द आएंगे। इनमें से अगर कुछ भी आता है तो वो आपका क्या होगा, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहा जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा, हिंदी में क्या, आ, या, ई, ये, यी, था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे अथवा सका शब्द आएंगे तो वो क्या होगा, वो होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वह गया, वह गाता था, राम पढ़ाई कर सका। ये कुछ एग्जाम्पल है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हिंदी में जब लिखे रहे। आशा है आपको ये अच्छे से और आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए अब ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए वही तीन प्रकार कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यही तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका हम ट्रांसलेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है ट्रांसलेशन करते समय। आइए पहला रूल देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहीं आपको जानने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आप आसानी से और अच्छे से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज समझ जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, चाहे वो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, मतलब एक वचन और बहुवचन, चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, याद रखिएगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यहां यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है, फिर हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स कुछ बच जाए ऑब्जेक्ट के बाद तो वो रखे जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बस इसी तरह से किया जाता है। इसका फर्स्ट रूल, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसका रूल क्या है, रूल 1 ये कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स जो बच जाएंगे वो रखे जाएंगे। एग्जाम्पल देखने से और क्लियर हो जाएगा हमें। एग्जाम्पल, वह गया, वह गया, वह की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, वह की अंग्रेजी होती है ही माने वह, गया यानी मेल की बात कर रहा है तो वह की अंग्रेजी ही, गया की इंग्लिश होती है गो, जाना कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ही वेंट। अब आपका ऑब्जेक्ट है नहीं है तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता ने खाना खाया, सेंटेंस के लास्ट में या आया तो क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्लियर हो गया। अब ट्रांसलेशन करने के लिए क्या रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता। उसके बाद खाना खाया, खाने की अंग्रेजी होती है ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, सीता एट द फूड। इसी तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नॉर्मल सेंटेंसेस जो इस तरह से होंगे ऐसे लिखे हुए उनका ट्रांसलेशन करते हैं। पहला रूल यही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, आशा है आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हमने सरल एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर रखे हैं। ये तो हो गए साधारण वाक्यों की बात। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल, वो सारे सेंटेंस, रूल नंबर 2 ये कहता है कि वो सारे सेंटेंस जिनके अंत में सका, सकी और सके शब्द आए, वो सेंटेंस सारे के सारे जिनके अंत में सका, सकी, सके शब्द आए। अभी हमने कहा था ना कि सका, सकी, सके भी आता है इसमें, तो जब जिनके लास्ट में सका, सकी, सके होंगे उनका ट्रांसलेशन करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। उसके बाद कुड का यूज करते हैं, कुड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर अदर वर्ड्स अगर कुछ बचे हों तो वो लिखे जाएंगे। अदर वर्ड्स में कंपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीजें जो भी हैं वो आपकी बाद में आती हैं। ये आपका रूल है, इसी के अकॉर्डिंग इसको आप याद रखेंगे तो आप आसानी से
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उन सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे जिनका वाक्य सका, सकी, सके से समाप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए और भी क्लियर होता चला जाएगा। वह अपने घर जा सका। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, ही कुड गो, कहा, अपने घर, टू हिज होम। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सीता गाना गा सकी। सीता कुड सिंग द सॉन्ग। क्लियर? ये इसी तरह से आप उन सेंटेंस का अफर्मेटिव ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिनके अंत में सका, सकी, सके आते हैं। ये रूल है, इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। इस टेंस के बारे में एक बात और जान लीजिए, इस टेंस का प्रयोग आदत बताने के लिए भी किया जाता है। किसी की कोई आदत रही हो जो अभी तक चली आ रही है तो उसकी आदत बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख लीजिए। थर्ड रूल क्या है? आदत बताने वाले वाक्य। अब ये कैसे ट्रांसलेशन होगा इनका? उदाहरण देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं और आपको क्लियर भी हो जाएगा। वह मुझे कहानियां सुनाया करती थी। वह मुझे कहानियां सुनाया करती थी। इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम तो सी यूज्ड टू टेल। आदत बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आदत बताने के लिए हम यूज्ड टू का सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। कहा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसके अलावा इसको हम दूसरी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यूज्ड टू टेल की जगह हम यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कैसे? सी वुड टेल मी स्टोरीज। मगर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं नॉर्मली तो क्या लिखते हैं? तब हम लिखते हैं सी टोल्ड मी स्टोरीज।
ट्रांसलेशन करते समय जब हम नॉर्मली ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन होता है वो मुझे कहानियां सुनाया करती थी, शी टोल्ड मी स्टोरीज। इसको हम तीन तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल है। क्या रूल है? कि आदत बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर? ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का भी नियम है। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह निगेटिव सेंटेंस में भी इसे कुछ नियम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। इसका फर्स्ट रूल, निगेटिव ऐसे की जगह आप बाय रूल देख लीजिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मतलब एक वचन बहुवचन कोई भी सब्जेक्ट यानी करता हो आप उसको लिखेंगे। उसके बाद डिड नॉट का यूज किया जाएगा। किसका? डिड नॉट। नहीं शब्द की अंग्रेजी डिड नॉट यहां पर प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट किसकी अंग्रेजी है? नहीं शब्द की अंग्रेजी डिड नॉट लिखी जाती है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया था, यहां हम प्रयोग करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स जो बचे होंगे वो लिखे जाएंगे। ये आपका रूल है किसका? निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय। फर्स्ट रूल क्या कहता है? नॉर्मल जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी निगेटिव सेंटेंस होंगे, उनका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। उसके बाद डिड नॉट यानी नहीं शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये आपका रूल है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहता है सीता गाना नहीं गाती थी। सीता, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट। डिड नॉट क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग द सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। वे किताबें खरीदने नहीं गए थे। नहीं गए थे। दे माने वे हो गया। उसके बाद डिड नॉट, दे डिड नॉट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट ही रहेगी। दे डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, क्या करने? बाई, क्या खरीदने? बुक्स। वे किताबें खरीदने नहीं गए थे। ये आपके निगेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल है, और ये कुछ एग्जांपल है उसके किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब निगेटिव सेंटेंस आने पर जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाओगे।
अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल सेंटेंस जब होंगे तब। अब सेंटेंस कौन से हैं? सका सकी सके वाले जब आएंगे तब क्या होगा? वो निगेटिव सेंटेंस जिनके अंत में सका सकी सके आए, वह वाक्य जिनमें सका सकी और सके आए। अब वो सेंटेंस, उन सेंटेंस की बात करेंगे जिनके लास्ट में सका सकी सके आएंगे। तो जब सका सकी सके की बात होगी तो सब कुछ वही रहेगा, बस उसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो नॉट, डिड, नॉट के साथ डिड लगा था वो बदल जाएगा। पहले आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। उसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए हम प्रयोग करेंगे नया वर्ड, क्या? कुड नॉट का प्रयोग हम करेंगे। बाकी सब कुछ वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फिर हम उसके साथ ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स फिर अदर वर्ड्स जो भी बच जाएं। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले जब वाक्य वैसे होंगे, ऐसे निगेटिव सेंटेंस जिनके अंत में सका सकी सके आए, तब क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट फिर उसके साथ कुड नॉट, नहीं की अंग्रेजी लिखेगी जाएगी क्या? कुड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। बस यही चेंज हुआ है, बाकी सब सेम आपके नॉर्मल सेंटेंसेस की तरह ही है। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा आपको। वे कल विद्यालय नहीं जा सके। सबसे पहले सब्जेक्ट, दे कुड नॉट गो टू, कहा? स्कूल, विद्यालय। कब? यस्टरडे। क्लियर? एक और देख लीजिए एग्जांपल। मैं कल दिल्ली नहीं जा सका। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद कुड नॉट गो टू, दिल्ली, दिल्ली। कब? यस्टरडे। This is the translation of negative sentence when it has in Hindi saka saki sake at last. This is the rule. First we will write down the subject, after that English of nahi would be could not, and then verb's first form should be used, after that object, and then other words which are remained. ये क्लियर हुआ? अब आप आसानी से ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। कैसा भी नेगेटिव सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप उसका ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के एक और रूल की। निगेटिव सेंटेंस में एक और टाइप का सेंटेंस आता है, जब आपके वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तब क्या करेंगे? जब ट्रांसलेशन करते समय क्या आ जाए? कभी नहीं लिख दिया जाए, कभी नहीं। वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो तब क्या करेंगे?
तब रूल क्या कहता है, तब कहता है रूल सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। फिर कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी, जो कभी नहीं आया है उसकी अंग्रेजी हो जाएगी नेवर। नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पे नेवर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट उसके बाद नेवर, डिड नॉट हट जाएगा, उसकी जगह नेवर आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की जाती है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छे से समझा रहा हूं, एकदम प्यार से समझा रहा हूं, एकदम धीरे से समझा रहा हूं। मैं नहीं मानता कि इतने प्यार और आराम से कोई आपको समझाता होगा। आपको रूल उन्होंने बता दिया, ट्रांसलेशन बता दिया कि ऐसे करना है, हो गया। रूल इतने अच्छे से और सरलता से समझाने का काम कोई नहीं करेगा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही अच्छे से और आसान और सहज सरल शब्दों में। ध्यान से देखिए, अभी तक बने हैं तो लास्ट तक बने रहिए कुछ देर और आप मास्टरी कर जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, मैं ये गारंटी लेता हूं। अगर कहीं आपसे कोई पूछ लेगा तो आप सट से तुरंत 1 से 2 सेकंड में आप जवाब दे दोगे कि हाँ भैया इसका ट्रांसलेशन ये होता है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर जो अगर कोई वर्ड बच जाएगा अदर वर्ड्स, तो उनका प्रयोग हम कर लेंगे। समझ में आया, ये आपका रूल है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रूल। ये आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियरेंस लेने के लिए। उसने कभी कुछ नहीं चुराया। ही नेवर, कभी नहीं, ही नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर नेवर, उसके बाद चुराना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टील माने होता है चुराना, सेकंड फॉर्म होता है स्टोल। ही नेवर स्टोल, क्या, कुछ नहीं, यानी एनीथिंग। ही नेवर स्टोल एनीथिंग। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सीता यहां कभी नहीं आई। कभी नहीं आई, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यानी सीता, उसके बाद नेवर, डिड नॉट की जगह पे सीता नेवर, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे हम। कम माने होता है आना, कम केम कम, सेकंड फॉर्म यानी केम। सीता नेवर केम, कहा नहीं आई, यहां, हियर। सीता यहां कभी नहीं आई, सीता नेवर केम हियर। अब आप कह सकते हैं कि हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के हर रूल को पढ़ लिया है, और अब हम झन्नाटेदार और फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल लेंगे, पास्ट टेंस में भी इंडिफिनिट के वाक्यों को प्रयोग करते हुए। और साथ ही साथ हम निगेटिव सेंटेंस किसी भी टाइप का आ जाए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, और अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टाइप का आ जाए, उसको ट्रांसलेट बिल्कुल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। बस आपको ये रूल्स याद रखने हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो आप दोबारा तिबारा जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। आप सेव कर लो वीडियो को, डाउनलोड कर लो और आसानी से अच्छे से समझ लो सारी बातें। इसके बाद जब आप ट्रांसलेशन करने बैठोगे और इस टेंस के सेंटेंस मिलेंगे तो आप धड़ल्ले से उसको ट्रांसलेट करते जाओगे। आइए अब हम आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। सॉरी, आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए कैसे उसको अरेंज किया जाता है, कैसे फॉलो करते हैं, अब हम उसकी बात
करेंगे। सबसे पहला रूल, द फर्स्ट रूल इज, जब वाक्य के आरंभ में क्या है, क्या शब्द आए तो तब क्या करेंगे, जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आ गया, मतलब आपका सेंटेंस शुरू होता है क्या से। क्या सीता ने खाना खाया, क्या क्या राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या उसने फिल्म देखी। जब शब्द क्या से स्टार्ट होगा तब क्या करेंगे, तब के रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी, डिड लिखेंगे। क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, डिड। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये प्रयोग किया जाएगा सबसे पहले डिड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यहाँ अलग अलग रूल नहीं है, एक ही रूल चलता है, सिग्मा रूल है। क्या, सिग्मा रूल। डिड सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। क्या प्रयोग की जाएगी, डिड है इसलिए वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर कुछ बचा हो तो वो लिखा जाएगा अदर वर्ड्स। उसके बाद कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये आपका रूल है किसके लिए, जब वाक्य आरंभ में क्या शब्द आए, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वो सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वो सेंटेंस जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे, उनका जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो ये रूल फॉलो करेंगे। क्या, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, अगर कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। क्या सीता ने गाना गाया, गाना गाया। क्या सीता ने गाना गाया, डिड, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सीता। डिड सीता क्या किया, गाया। सिंग माने होता है गाना, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। डिड सीता सिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। क्या वे सब खेलने गए, खेलने गए। डिड, क्या वे सब खेलने गए, सबसे पहले हम किसका क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे सब यानी दे प्लूरल है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए जो ट्रांसलेशन का रूल है वो सिग्मा है, यानी एक ही रूल काम करेगा, जो चाहे आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड दे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो गो। डिड दे गो कहा, टू प्ले, खेलने गए। डिड दे गो टू प्ले। ये आपका उन सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल है जिनके वाक्य क्या से शुरू होता है। ये देखिए एग्जाम्पल और ये रूल याद रखेंगे तो आप आसानी से और अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है, जब क्वेश्चन वर्ड
यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब, वाक्य के बीच में आए तो मतलब आपका सेंटेंस हो गया, सीता खाना क्यों बनाती है, सीता ने खाना क्यों बनाया, वह किताब, उसने किताब क्यों फाड़ी। इस तरह के सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आए। तो इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका आएगा डिड, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये रूल है आपका उन सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए जब आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा। तो एग्जांपल देखिए और क्लियर करिए। वह किताब कब ले गया, वह किताब कब ले गया। सबसे पहले कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, व्हेन। उसके बाद फिर डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, व्हेन डिड ही। ले जाना की अंग्रेजी होती है टेक, व्हेन डिड ही टेक द बुक। आप यहाँ टेक अवे भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। व्हेन डिड ही टेक द बुक, आप यहाँ टेक अवे भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, वे सब कहाँ चले गए। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर डिड दे गो, वे सब कहाँ चले गए। तो ये रहे उन सेंटेंस के ट्रांसलेशन करने का रूल जब क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य के बीच में आए हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर डिड की, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर अदर वर्ड्स प्रयोग किए जाएंगे। इस तरह से हम ट्रांसलेशन कर लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उन सेंटेंसेस का जब क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य के बीच में आया होगा। तो आशा है आपको अच्छे से और आसानी से सरल भाषा में समझाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। अब अगला रूल है रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, वो क्या कहता है आइए जान लेते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि वो सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो है आपका वो हाउ मच
हाउ मेनी, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आपके क्या हो, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच हो, और विच हो, तो उनके साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आती हैं, नाउन्स भी आती हैं, उनके साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आती हैं। एग्जाम्पल क्लैरिफिकेशन के लिए, उसने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क ही, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। ये देखिए हाउ मच है, इसके साथ इससे रिलेटेड नाउन, ये मिल्क का प्रयोग इसके साथ हुआ है, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये चारों क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद उससे रिलेटेड नाउन, फिर डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स बचेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, किसकी यानी हुज, तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले हुज यानी इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद हम लिखेंगे उससे रिलेटेड नाउन, हुज बुक, किसकी पुस्तक, ये आपकी इससे रिलेटेड नाउन है, इससे रिलेटेड नाउन ये है। यही हमारा रूल कहता है क्या, कि जब हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच शब्द आएंगे, मतलब कितना, गिनती, कितना, कितने, गिनती में, किसका, किसकी, विच, कौन, ये शब्द अगर हिंदी में आएंगे तो इनके साथ इनकी रिलेटेड नाउन भी होंगी, जिसका ट्रांसलेशन करते समय उसको साथ में रखना है। जैसे यहाँ हमने किया हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, उसी तरह से यहाँ कर रहे हैं यह पुस्तक किसकी है, हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी थी, हुज बुक डिड दिस, नो 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 नो, गड़बड़ हो जाएगा। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसने, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना सेनोरिटा लोग। तो आइए देखते हैं, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, हम तो चले गए थे प्रेजेंट टेंस में, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सी यानी विच, उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन विच बुक, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। ये उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन का रूल है जिसमें
आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच हो, उनके साथ उनसे रिलेटेड नाउन का भी ट्रांसलेशन करते हैं। ये रूल है और ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं और आप आसानी से अब समझकर इसको कर सकते हैं। रूल समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको अलग से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, मगर उसके लिए आपको वीडियो यहाँ तक क्या पूरा देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। अगला रूल, अगला रूल कहता है कि अगर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वही हमारा कर्ता भी है, क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता हो, तब क्या कहेंगे? यदि प्रश्न सूचक शब्द, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता हो तो तब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड ब्रैकेट में लिख लीजिए, वही सब्जेक्ट भी है आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा वो। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर उसके बाद कुछ बदल जाएगा तो अदर वर्ड्स लिख देंगे, अगर कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। कब ऐसा करेंगे? जब हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके जो प्रश्न सूचक शब्द ही आपके कर्ता का कार्य कर रहा हो, तब ऐसा किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा आपका। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरा दूध किसने मेरा दूध किसने पिया, मतलब कोई है जो पूछ रहा है मेरा दूध किसने पिया, तो यहाँ पर किसने ही आपका कर्ता का कार्य भी कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी किसने यानी हु, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक, हु ड्रैंक किसका? मेरा दूध, माई मिल्क, जो मैंने रखा था वो किसने पी लिया भैया बताओ, वो पूछ रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न सूचक शब्द हो जो कर्ता का भी काम कर रहे हो, तो जब उनका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वो जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे अगर कुछ है तो, नहीं तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर? अब आप इस तरह के सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन कर पाओगे अच्छे से, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल और आपके पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अंतिम रूल भी है ये। इसमें क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस में नॉट शब्द यानी नहीं शब्द आए तो, शब्द आए तो ट्रांसलेशन करते समय
करते समय मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं? मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल, वह बाजार क्यों नहीं गया? वह बाजार क्यों नहीं गया? बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये नहीं के लिए क्या करना है वो समझ लीजिए। क्यों? वाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वहां उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब वही है, उससे पहले हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। वाई डिड ही नॉट, फिर क्या? गो, कहां गया? टू मार्केट। इस तरह से हम उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं जिनमें आपका नेगेटिव शब्द यानी नहीं आ जाए। तो क्या करेंगे हम? बाकी सब कुछ वैसे ही रखेंगे, आप सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेंगे, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टाइप का भी कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये था हमारा आज का वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसको हमने एक शॉट में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। बहुत ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग भी किया है, जिससे आपको आसानी से और अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम अच्छे से आसानी से आपको सेपरेटली इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, हमारी बातें अच्छी लग रही हो, हमारा साथ आपको पसंद आ रहा हो, तो कृपया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो पढ़ना चाहते हैं सरल भाषा में, सहज भाषा में। वीडियो का तो भरमार है, आपको पता है, मगर सरल और सहज भाषा में जो पढ़ना और समझना चाह रहे हो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज जी भर कर लाइक बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कीजिए। जितना आप हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही यूट्यूब हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाएगा और हम ग्रोथ करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी ग्रोथ होंगे, आपका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि हम और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट सरल और सहज भाषा में इसी प्रकार आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।